सबसे बड़ा जनसंवाद अभियान #AskZee आपके सवाल का मुझे इंतजार है, जिसे मैं अगले 1 घंटे में हमारे तमाम जानकारों के साथ उठाऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो कोरोना वायरस के संक्रमण से देश को, समाज को, आपको बचाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन का फैसला लिया गया। आप अपने घरों से ही कोरोना के खिलाफ देशव्यापी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में जानकारी और जागरूकता, हम लगातार इन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़े हथियार हैं। जी न्यूज कैंपेन कई बार चला रहा है, कई कैंपेन चला रहा है और बार बार चला रहा है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप जो भूखे हैं उनकी मदद कीजिए। आप लोगों को खाना पहुंचाइए, कम से कम 2 लोगों को खाना खिलाइए, ताकि ये जो अन्नदाता की चेन है, क्योंकि आपके अंदर भी एक अन्नदाता है, तो लोगों तक खाना पहुंचाइए। एक तो हमारी कैंपेन ये, और दूसरी हमारी कैंपेन है जिसके तहत हम आपके मन की शंका, आपके सवाल और साथ ही आपकी जो उलझन है उन्हें सुलझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कैसे कोशिश कर रहे हैं? इस नंबर के माध्यम से कर रहे हैं, आपके व्हाट्सएप वीडियोस के माध्यम से कर रहे हैं, और साथ ही सोशल मीडिया पर #AskZee के माध्यम से हम ये कर रहे हैं। हमारे कई दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल है। इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें अर्थशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, साथ ही फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। कई खास मेहमान जल्दी से आपको बता देती हूँ। आप विक्रम सिंह जी को देख पा रहे हैं। विक्रम सिंह जी फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी पुलिस के। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त। हमारे साथ डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा हैं, ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर के। और हमारे साथ डॉक्टर पीयूष रंजन हैं, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोगों की मदद के लिए एक बड़ी अपील की गई और उस अपील का असर दिखना भी शुरू हो गया है। पहले प्रधानमंत्री की अपील आप सुनिए, फिर हम आपके सवाल उठाएंगे। मैं देशवासियों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि देश में दूध, खाने पीने का सामान, दवाइयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अगले 21 दिन तक प्रतिदिन 9 गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण लें। 21 दिन तक 9 परिवारों को आप संभालें। मैं मानता हूं अगर इतना भी हम कर लें तो मां की इससे बड़ी आराधना क्या हो सकती है। तो आपके सवाल हैं, हमारा मंच है और आपके सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं। हमारे साथ जो मुंबई से हर्षित है, उन्होंने सवाल भेजा है, जरा सुनिए। मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि खेतों में फसलें तैयार हैं और मजदूर लोग फसल काटने जा नहीं पा रहे हैं, तो आगामी दिनों में बाजार में ये अनाज कैसे उपलब्ध होगा? क्या हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम इस लॉकडाउन के उपरांत और कोई भी लॉकडाउन आता है, ये स्थिति और आगे बढ़ती है, तो भारत 130 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध करा पाएगा? प्रेम शुक्ला जी, इस पैनल में आप ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं सर। तो मैं ये सवाल आप ही को दे देती हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम निश्चित तौर पर जी बोलिए। इस संदर्भ में खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी स्पष्ट कह चुके हैं कि हम अगले 6 महीने तक हमारे पास खाद्य का पूरा स्टॉक है, एक। और दूसरी बात, इस फसल के लिए जो है कटाई, हार्वेस्टिंग के लिए जो है छूट दी गई है। मजदूर हार्वेस्टिंग के लिए जुट रहे हैं। फसलें लगभग जो है कुछ स्थानों पर जो है ओलावृष्टि और बरसात के कारण फसलों को संकट हुआ था। कोरोना से फसलों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आया है। और वहां पर भी चूंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, जब फसल कटाई जो होती है उसमें किसी प्रकार के संसर्गजन्य रोगों के प्रसार की संभावना ना के बराबर है, इसलिए फसलों की कटाई पर इसका कोई विपरीत परिणाम नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, आपने सवाल का जवाब दिया। हमारे साथ हमारे पास वर्षा का भी सवाल है, उत्तर प्रदेश से वो ताल्लुक रखती हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं, जरा वो भी ले लेते हैं। चलिए, वर्षा का सवाल जैसे ही हमें मिलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ ये मुझे बताया गया विश्वनाथ जी हैं, उनका सवाल दिखा देते हैं। मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि खेतों में फसलें तैयार हैं
और मजदूर लोग फसल काटने जा नहीं पा रहे हैं। तो आगामी दिनों में अगले सवाल का रुख करती हूँ, क्योंकि इस सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी पहले ही दे चुके हैं। हमारे साथ हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार सवाल मिल रहे हैं। संतोष मेवाड़ा जी हमारे दर्शक हैं, वो ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर पीयूष रंजन, मैं आपको सवाल दे देती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ दिनों से खांसी है और मुझे सीने में जलन है, क्या ये इसका कोई ताल्लुक कोरोना से हो सकता है सर? देखिए, खांसी और सीने में जलन ये सामान्य तौर पर कोरोना के लक्षण ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। हो सकता है कि ये सीने में जलन जो है मोस्टली वो गैस्ट्राइटिस, GERD इसकी वजह से हो सकता हो, और इसके लिए मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वो जो पहले अपनी हिस्ट्री या फिर इसको देख करके वो किसी भी नज़दीक के डॉक्टर से मिल लें। हमारे एम्स में भी टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था की गई है, जिस किसी भी डॉक्टर के पास उनके फ़ोन नंबर हो उससे वो फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी नेशन वाइड लॉकडाउन किया गया है। कोरोना के लक्षण के लिए ये आवश्यक है कि खांसी के साथ साथ बुखार हो ज्यादातर केसेस में, और कोई ना कोई ट्रेवल या कांटेक्ट की हिस्ट्री हो, क्योंकि अभी के टाइम में जो कुछ भी हमारे पास डाटा है उसके अनुसार जो सोसाइटी में एक दूसरे से फैलने की घटना बिल्कुल न के बराबर देखी गई है। तो सीने में जलन और उसके साथ साथ खांसी हो, ये कोरोना के स्पष्ट लक्षण नहीं लगते हैं, बल्कि ये एक तरह से GERD जो हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं, वैसे लक्षण लगते हैं। ठीक, हमारे साथ रमेश सिंह जी भी जुड़ गए हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं देना बैंक के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम देखिए, मैं आप सभी मेहमानों से और अपने दर्शकों से भी कहूंगी कि हमारी कोशिश है हमारे दर्शकों के ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की। और रमेश जी, आप जानते ही हैं, इस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान जो हमारे दर्शक हैं, जो इस देश के सिटीजन्स हैं, कई लोग इस समय आर्थिक आपातकाल से गुजर रहे हैं। तो हमारे एक दर्शक हैं रोहित कुमार, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने ऑनलाइन प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के ऐप से मार्च में 15 दिनों का इंस्टेंट लोन लिया था और 22 मार्च से वो ड्यू है, तो क्या उसे कोई रियायत मिल पाएगी? रमेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हर किसी के जहन में EMI को लेकर सवाल है, क्रेडिट कार्ड्स को लेकर सवाल है, और इन सभी सवालों को हम उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक और दर्शक प्रीति का सवाल है, जरा वो सुन लेते हैं। मैं हैदराबाद गच्चीबोली एरिया से बोल रही हूँ। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे एक शॉप है और उस पे भी मोस्टली सामान नहीं मिलता है, और अगर वो सामान मिल रहा है तो वो बहुत ओवर प्राइस है। और दूसरी बात, सारी ऑनलाइन ऐप सस्पेंडेड है, ना बिग बास्केट है, ना अमेजॉन प्राइम है, ना डंजो है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। धीरे धीरे लोगों का राशन और सब्जी सब कुछ खत्म होता जा रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? ये ऑनलाइन ऐप्स कब तक चलेंगी? हम लोगों को क्या बाहर जाना पड़ेगा? और अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर भी सामान नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? विक्रम जी, इसका सवाल सर आप देना चाहेंगे? अदिति जी, मैं देना चाहूंगा। मैं दो जगहों का बताना चाहूंगा। जी बताएं। ये सही है कि अमेजॉन वगैरह अभी जो है उन्होंने अपनी सर्विसेज अभी लगता है पोस्टपोन कर रखी है, लेकिन मैं 2-3 जिलों का बता दूं, दिल्ली, लखनऊ और नोएडा, यहां पर जो नेबरिंग ग्रोसर्स हैं, मिल्क वेंडर्स हैं और मेडिसिन शॉप्स हैं, ये बिल्कुल भली भांति सुबह 8 से लेकर रात के 9 तक खुली रहती हैं। डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है, क्यू सिस्टम लागू है। मैं खुद इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं कि शॉर्टेज नहीं है और माकूल दाम पे चीजें मिल रही हैं। लेकिन अगर कहीं कोई मुनाफाखोरी हो रही है तो जिला प्रशासन को सूचित करने का कष्ट करें, क्योंकि कालाबाजारी के ऊपर बड़े सख्त कानून और एक्शन लेने जाने के शासन के निर्देश भी हैं। मुझे कोई संशय नहीं कि अगर कोई मुनाफाखोरी या गैर मुनासिब दाम ले रहा है तो उस पर कार्रवाई संभव है और होनी भी चाहिए। कृपा करके 100 नंबर जी बस वो उसी नंबर पे आ रही थी सर, बोलिए जी। 100 नंबर पे और 1 अगर यूपी में है तो 112 पे डायल करें, और अगर कहीं और अन्य स्थान पर है तो 100 पे डायल कर दें और आपकी शिकायत जरूर सुनी जाएगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है।
ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, बहुत अहम जानकारी है, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं और हम इस सवाल को हर रोज अपने इस ब्रॉडकास्ट में अकोमोडेट भी कर रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, जैसे जिससे हमारे दर्शक हमें इस सवाल को भेज रहे हैं। जल्दी से आपको दिखाती हूँ कैसे लगातार हमें ट्वीट्स के माध्यम से भी हमारे दर्शक अपने सवाल पहुंचा रहे हैं और इसीलिए हमने इसे नाम दिया है हमारा जनसंवाद अभियान। देखिए आप आशु का सवाल इस वक्त देख रहे हैं कि आरबीआई और शायद वो एनबीएफसी द्वारा जो लोन लिए गए हैं उसकी बात वहां पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई प्राइवेट कंपनियां हैं जो सैलरी नहीं दे रही हैं। राम सजीवन भारतीय जी, कैसे उनकी कंप्लेन की जा सकती है, कैसे क्या हमें सैलरी मिलेगी। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि किराया दुकानों का मार्च अप्रैल में ना मांगा जाए, क्योंकि अगर कोई अभी कमाई कुछ हुई नहीं है और अगर कोई मांगता है तो क्या एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही हमारे दर्शक हैं तनय जोशी, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही रेडी वाले को कह दिया जाए कि वही फल और सब्जी लेकर आए और लोग घरों से निकलने की बजाय उसी एक व्यक्ति से फल और सब्जी खरीद लें, ताकि बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, बड़ी संख्या में लोग बाहर ना निकलें। तो लगातार ट्वीट्स के आने का सिलसिला जारी है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सवालों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं मैं लगातार अपने दर्शकों तक उनके जवाब भी पहुंचाने की यहां पर कोशिश कर रही हूं। डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, हमारे कई दर्शक हैं जो ये सवाल भी उठा रहे हैं, जो टेम्परेचर के साथ कोरोना वायरस को जोड़कर देख रहे हैं। जैसे एक दर्शक थे, मैं चाहूंगी अगर हम वो ट्वीट स्क्रीन पर ला पाएं, उन्होंने एक पॉइंट हाईलाइट किया था। उन्होंने कहा था कि यूएस में टेम्परेचर कम है, चाइना में टेम्परेचर कम है, यूरोप में टेम्परेचर कम है, लेकिन इंडिया में 28 to 30 डिग्रीज टेम्परेचर है। क्या ये हिंदुस्तान को उसकी लड़ाई में मदद कर सकता है या ये सिर्फ एक मिथ है? ये उनका सवाल था। देखिए अभी तक इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसमें कुछ सच्चाई है। अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो सबसे ज्यादा केसेस अभी केरला में और महाराष्ट्र में हैं और पिछले महीने से मैक्सिमम केसेस वहीं चल रहे हैं और उन दो प्रदेशों में गर्मी है। गर्मी क्या मतलब टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर चल रहा है। जब दिल्ली में 20 डिग्री था तब वहां पे 30 डिग्री था, फिर भी मैक्सिमम केसेस वहां पे थे। तो जहां तक हमें इस वायरस के बारे में मालूम है, अभी बहुत ज्यादा तो नहीं मालूम इसके बारे में, तो टेम्परेचर से कुछ कह नहीं सकते कि इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसमें दो चीजें हैं। एक बार जब वायरस इंसान के शरीर में चला जाता है तो उससे फिर बाहर का टेम्परेचर क्या है वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि बाहर जब वायरस कितने घंटे कितने दिनों तक सरवाइव कर सकता है, जैसे हम बात कर रहे हैं टेबल पे या हैंडल्स पे, नॉब्स पे, शीशों पे, तो वो हो सकता है कि जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़े तो वो वायरस का सर्वाइवल इन चीजों पे कम हो जाए, जिससे ट्रांसमिशन कम हो जाए। तो ये एक थॉट प्रोसेस है पुराने फ्लू वायरसेस को देखते हुए। वेदर ये वायरस ऐसा बिहेव करता है कि नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता। ठीक 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 ठीक। ये चिराग अरतानी का सवाल था जो मैंने अभी पूछा टेम्परेचर को लेके। अब सलोनी शर्मा का सवाल ये है कि मेरी महीने की ईएमआई है 21,000 रुपए, ऐसे वक्त में अगर बैंक रियायत नहीं देंगे तो हमारा तो घर ही बिक जाएगा। रमेश जी जवाब देना चाहेंगे सर इस सवाल का, क्योंकि बहुत अहम सवाल है और बैंकों से जुड़ा हुआ सवाल है एक तरह से। जी हाँ, मैं इसमें बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने जो कल डायरेक्शन इशू किया बैंकों को, उसमें ये क्लियर कट लिखा है कि जहां कहीं भी किसी भी प्रकार के टर्म लोन लिए गए हैं बैंकों से, वहां पे एक मार्च से लेके जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होते हैं 31 मई तक वो 3 महीने के लिए डिफर हो जाएंगे। तो उसके बाद में लेकिन एक साथ में आपको भरना पड़ेगा। तो अभी इनके जो मार्च महीने की किस्त है वो बैंक वाले अभी उन सभी को डायरेक्शन भी दिया गया रिजर्व बैंक ने कि अपने बोर्ड में इसको पास करें और सारे शाखाओं को सभी को इसके बारे में निर्देश जारी करें। तो उन्हें इस महीने की जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है वो भरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 1 मार्च से ये आदेश लागू है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रमेश जी क्लैरिटी के लिए, क्योंकि अलग अलग अखबारों में मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग बातें हैं, कह रहे हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी दावा है कि बैंकों पे डिपेंड करता है जब उनके डायरेक्टर्स की मीटिंग हो जाएगी वो कितनी रियायत देते हैं। क्या देखिए ऐसा है कि सारे देश में कोरोना का जो महामारी का फैला हुआ है डर और जो भी प्रकोप फैला हुआ है उसके लिए सारे लोग इससे प्रभावित है। इसमें कोई मैं सैलरीड पर्सन इसलिए मुझे इसकी छूट नहीं मिलनी चाहिए ऐसा नहीं है, सभी को देना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस में कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर वो सैलरीड पर्सन उसको छूट नहीं दी जाए और उसको नहीं दी जाए, सबको दिया जाएगा। 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक के बीच में जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहे थे उनको 3 महीने के डिफर किया जाएगा, ये आदेश है। सारे बैंक वाले लगभग इसी गाइडलाइंस के ऊपर ही काम करेंगे। ठीक। हमारे ब्रज किशोर पांडे जी हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल ये है कि उनके पास ना राशन है और ना ही राशन कार्ड है, ना घर में पैसा है, बैंक जो है वो 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन लॉकडाउन है तो वहां भी नहीं जा सकते।
कोई रास्ता वो पूछ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब देना चाहेंगे सर? जी कहाँ पर है ये, मैं इनका लोकेशन नहीं समझ पा रहा हूँ। सर दिल्ली में ही हैं। उनका कहना ये है कि इनके लॉकडाउन की वजह से ना घर पे इनके पास ना राशन है ना राशन कार्ड है, क्या कर सकते हैं? जी नहीं, लेकिन उनका एड्रेस दे, हेल्पलाइन नंबर से बात करें। स्वाभाविक तौर पर कोई इस तरह डिस्ट्रेस में है, वो हेल्पलाइन नंबर से वहां संपर्क करेगा, तो ऐसे डिस्ट्रेस में पड़े लोगों की सहायता करने का दिल्ली की राज्य सरकार के प्रशासन ने इस संदर्भ में सुनिश्चित किया हुआ है। ठीक 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 ठीक। आज हम सवालों के जवाब ले रहे हैं, इसलिए मैं वो सवाल जिनका सरकार से किसी भी तरीके से ताल्लुक है, तो मैं उन्हें आपके सामने जी इसीलिए मैं आपसे राजनीतिक उत्तर नहीं दे रहा हूँ। जी जी बिल्कुल नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि आप सोच रहे होंगे कि अभी तक कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं आया है, यहाँ पर हम जनता के मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 800 सेंटर में दिल्ली सरकार ने जरूरतमंद, हम जनता से जुड़े लोग हैं। जी 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 800 सेंटर में आज दिल्ली सरकार ने जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया है। सीएम क्या कह रहे हैं सुन लें जरा। आज 568 स्कूलों में खाना खिलाने का इंतजाम शुरू हो गया है। 238 नाइट शेल्टर्स रैन बसेरों में खाना खिलाया जा रहा है। तो लगभग 800 सवा 800 ऐसे सेंटर हैं जहां से खाना खिलाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं जो कि जगह जगह जा जाके, ट्रक्स बेसिकली हैं जो जगह जगह जा जाके जहां कोई भूखा आदमी मिलता है वहां पे उसको खाने का पैकेट दे देते हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह हमारे दिल्ली सरकार के फ्लाइंग स्क्वाड्स भी चल रहे हैं। तो हमारे दर्शक लगातार हम तक सवाल पहुंचा रहे हैं। सोनिया का एक सवाल है, जरा सुन लेते हैं, उसके बाद उसका जवाब लेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ #AskZee अपने सवाल हमें भेजते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा सवाल ये है रहा है, और अभी जो है वो अमेरिका में जो है इसमें बहुत FDA ने बड़े ही स्पीडी ढंग से इसके लिए जो मंजूरी दे दी है, और ऐसा ये देखा गया है कि ये वैक्सीन जो है वो शायद कारगर हो सकता है। और लेकिन फिर भी जो वैक्सीन के जो कमर्शियल प्रोडक्शन और उसके बाद जो आम जनता के लिए इसके उपलब्ध कराने के लिए जो हमारे लिए अलग अलग स्टेजेज हैं, उसके अनुसार अगर एक सबसे ज्यादा अगर हम ऑप्टिमिस्टिक 6 महीने से लेकर के 1 साल तक ही यह उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन यह बात सही है कि जो वैक्सीन के जो शुरुआती ट्रायल हुए हैं उसमें एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग हमारे पास रिजल्ट आए हैं। ठीक, लेकिन ये 6 महीने से 1 साल के बीच में ही अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक, आप कह रहे हैं 6 महीने से 1 साल का वक्त लगेगा। डॉक्टर संदीप बुधिराजा, मैं एक साथ अब आपके पास 3-4 सवाल लेकर आ रही हूँ सर। दर्शक है राधिका, वो कह रही है कि हमारे घर में 10 मेंबर हैं, हम में से कोई बाहर नहीं जाता है, फिर भी क्या हमें घर पर दूर दूर बैठने की जरूरत है? एक सवाल उनका ये है। हमें तरुण तीर्थ हैं, उनका सवाल ये है कि अगर मास्क अवेलेबल ना हो तो किस तरह से एक सिंपल मास्क कपड़े के माध्यम से बनाया जा सकता है? और तीसरा सवाल मैं ले लेती हूँ बलवंत मेहरा, वो ये सवाल पूछ रहे हैं क्या इंडिया स्टेज 3 में चला गया है? ठीक है, सबसे पहला सवाल लेते हैं कि एक घर में 10 लोग हैं, क्या एक साथ बैठ सकते हैं? तो इसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग तो घर में भी मेंटेन करें तो अच्छा है, क्योंकि 10 लोग हैं, हमें पता नहीं है कि वो इंक्यूबेट कर रहे हैं कि नहीं। इंक्यूबेशन पीरियड जो इस वायरस का है वो 2 से 14 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब वायरस आपके शरीर में गया है और पहली बार आपको सिम्टम हुआ है, वो जो पीरियड है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और एक साथ इकट्ठे चिपक के बैठ जाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है कि मास्क की शॉर्टेज है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, मास्क का मेन रोल क्या है, एक बीमार आदमी के मुंह पे लगाने का और नाक पे लगाने का, ताकि जब वो खांसे और छींके तो वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बाहर जाके ना गिरे। तो वो आप किसी भी चीज से कर सकते हैं। आप सिंपल टिश्यू यूज करिए, आप नॉर्मल मास्क यूज करिए, मास्क ना होने पे आप एक कपड़े का मास्क बना के लगा लीजिए, या अगर कुछ एल्बो को बेंड करके उसमें छींकिए। तो एसेंशियली हम ये चाहते हैं कि जब आप छींके तो ओपन एयर में नहीं छींके, ताकि दूसरे के ऊपर इन्फेक्शन ना जाए। और तीसरा सवाल पूछा गया था कि क्या हिंदुस्तान अब स्टेज 3 में आ गया है ना। स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 है जब हम कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। तो मतलब ये थॉट प्रोसेस अभी चल रहा है कि हिंदुस्तान स्टेज 3 में
एंटर कर रहा है या कर चुका है अर्ली स्टेजेस में, ये कहना कि अभी हम बिल्कुल एस्टैब्लिश स्टेज 3 में है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स जरूर आई हैं ऑफ कंफर्म्ड केसेस एंड कंफर्म्ड डेथ्स पूरे हिंदुस्तान से, जिनकी ना कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल थी, ना कोई हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट था पॉजिटिव इंसान से, तो वो टेक्निकली कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। लेकिन एक इसमें मैं पॉजिटिव नोट जरूर बताना चाहूंगा। अब आपको मालूम है कि ये प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग शुरू हो गई है जी सर। तो ये एक हमारा अंदरूनी डाटा जो हमने देखा है, अब जैसे हमारे हॉस्पिटल में हमने पिछले 3 दिनों में 60, 70, 80 टेस्ट किए हैं, दूसरी लैब्स ने भी किए हैं, और ये टेस्ट हमने किए हैं सस्पेक्टेड केसेस में। माइंड यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन सस्पेक्टेड केसेस में भी जो हमने पिछले 3 दिनों में टेस्टिंग की है, कोई भी उनमें से पॉजिटिव नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है जो आपके चैनल में मैं पहली बार बोल रहा हूं कि ये एक इसलिए पॉजिटिव नोट है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड बहुत ज्यादा होता ठीक सर, तो ये सारे केसेस नेगेटिव ना आते। ठीक, ये बहुत पॉजिटिव तो है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर पीयूष रंजन भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे बात करूंगी कि एक दर्शक हैं हमारे जिन्होंने ये भी पूछा हमसे कि कितने पेशेंट्स, जब हिंदुस्तान में 700 प्लस पेशेंट्स की बात की जा रही है, कितने फर्स्ट स्टेज में है, कितने सेकंड स्टेज में है। साथ ही मयूर क्या कह रहे हैं वो सवाल सुनवा देते हैं। मैं हूं मयूर मिश्रा गुड़गांव से। मेरा सवाल है सरकार से कि जो लाखों की तादाद में एसएमईज और एमएसएमईज हैं देश में, क्या उनके लिए सरकार किसी भी तरीके का सॉफ्ट लोन मुहैया कराएगी? ये सॉफ्ट लोन उनके जितने भी कर्मचारी हैं उनका पे कट या निष्कासित ना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू। कहा है कि चिल्ड्रन आर्मी लॉकडाउन को सक्सेसफुल करने में मदद करेगी, पर मेरे फादर एसेंशियल सर्विसेज में हैं, जिसके कारण उनको ऑफिस जाना पड़ता है। तो मेरा सवाल ये है कि हमको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए जिससे हम कोरोना वायरस से बचे रहें। तो आप देख रहे हैं लगातार सवालों की बौछार हो रही है, लोग बड़ी संख्या में हमें सवाल भेज रहे हैं। डॉक्टर पीयूष रंजन, मैं जानती हूं आप इन सवालों के जवाब देना चाहते हैं सर, लेकिन मैं आपसे एक ब्रेक के बाद इन सवालों के जवाब लूंगी। देखिए किस तरह से हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। सेना की तैनाती क्यों नहीं की गई है प्रभावित इलाकों में, क्योंकि सेना बहुत इफेक्टिव है। साथ ही ये कहा जा रहा है आरबीआई ने ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया कि प्राइवेट बैंकर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं। एक ये सवाल, सब्जी को गर्म पानी में धोने से क्या सच में अगर वायरस हो तो वो खत्म हो जाता है। देखिए कितने सारे सवाल हैं, कितने सारे सवाल हैं। इस उम्मीद के साथ आगे भी सवालों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ने देंगे। आप सवाल पहुंचाते रहेंगे और मैं भी आपसे ये वादा करती हूँ अगले आधे घंटे में जब लौटूंगी तो ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की भी एक बार फिर से कोशिश करूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। देर तक ये जब कभी भी आप ये करें तो उसे हल्के गर्म पानी के साथ वो अच्छे से धो ले, और धोने के बाद अपने हाथ को जरूर साफ करें, पहली बात। दूसरी बात, जो कोई भी आपका सामान जो कि बाहर से आता है, कोशिश करें कि बच्चे या दूसरे लोग उसे तुरंत न छुएं, और उसके बाद जो है वो जब भी उसे उपयोग करें, जैसे वो ब्रेड के जो डबल रोटी की जो पैकेट हो गई या जो कोई बिस्कुट का पैकेट हो गया, उसको अच्छी तरह से साफ करके तभी आप उपयोग करें, और जिन हाथों से आप साफ करें उसे आप जरूर धो लें। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गई। बाकी कफ हाइजीन के बारे में ठीक सब मैं ज्यादा सवाल लेना चाहती हूँ प्लीज, क्योंकि बहुत सारे सवाल है मैं उठाना चाहती हूँ। जितेंद्र गुप्ता ने अपना सवाल हमें भेजा है, वो ये कह रहे हैं, और मेरा सवाल ये आपसे है रमेश जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुथूट ग्रुप को टैग किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि मुथूट ग्रुप फाइनेंस से हमारा लोन चल रहा है, हर महीने हमें इंटरेस्ट चुकाना होता है, क्या आरबीआई की तरफ से जो रियायत दी गई है वो इस पर भी लागू होती है? जी बिल्कुल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश के हिसाब से सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंक सभी को ये आदेश दिया गया है, तो उन्हें भी इसकी रियायत मिलेगी, बिल्कुल मिलनी चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, अर्पित अग्रवाल का सवाल है कि क्या मक्खियों से भी कोरोना फैल सकता है? ये उनका सवाल है, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। मेरा नाम अर्पित अग्रवाल है, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल यह है, क्या मक्खी से भी कोरोना फैलता है? डॉक्टर बुद्धिराजा, अगर संक्षेप में आप इस सवाल का आंसर कर पाए सर, मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल उठ जाएं। संक्षेप में इसका आंसर, हाँ जी, संक्षेप में इसका आंसर है कि नहीं फैलता। इसका सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है और वो रेस्पिरेटरी सेक्रीशन से ही फैलता है, मच्छर मक्खी से नहीं फैलता। जी, हमारे जो सवाल है रविराज पटेल का सवाल है, और विक्रम जी मैं चाहूंगी सर आप इस सवाल को ले लें। कई लोग, और ये ऐसा अपने आप में अकेला सवाल नहीं है, कई लोगों ने इस तरह का ही सवाल भेजा है। सवाल ये कह रहे हैं कि हम हैदराबाद में फंसे हुए हैं, महीने की सैलरी भी नहीं आई है, रूम रेंट कैसे भरेंगे, लॉकडाउन है तो घर भी नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में इनके पास विकल्प क्या है?
विकल्प ये है कि पहले चीज तो ये है कि शासन प्रशासन का और भारत सरकार का भी यही निर्देश दिया है कि कोई ऐसा काम न करें कि जिससे कि जो भुक्तभोगी है उसकी पीड़ा और बढ़े। प्रयास यही किए जाए यथा सामर्थ्य यथा संभव कि पीड़ा कम की जाए और पीड़ा को सामूहिक रूप से सब लोग बर्दाश्त करें, क्योंकि हर आदमी अगर इसी तरीके से पैसा वसूलने लगेगा तो समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपका जरूर एक सर्कल होगा और जो मानक आपके और आपके साथ के हैं वही मानक आपके ऊपर भी लागू होते हैं। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये आग्रह अपने मकान मालिक से करेंगे तो आपको अवश्य छूट मिलेगी। मैं किराएदार भी हूं, मैं मकान मालिक भी हूं, मैं दोनों ही रूप में जो शासन प्रशासन के निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन कर रहा हूं। मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं आई और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने कभी किसी इंसिस्टेंस की बात नहीं की। जिन लोगों को मुझे भुगतान करना था उनको मैंने आज कर दिया, लेकिन अगर मुझे किसी से प्राप्त करना था उनसे मैं तकादा नहीं। लेकिन ये व्यक्तिगत बात है, आप एक अपना क्लोज यूजर ग्रुप व्हाट्सएप पे बना लें, एक रोड मैप तैयार कर लें, एक एक्शन प्लान तैयार कर लें, जिससे कि सामूहिक रूप से आप इस समस्या का निराकरण में एक क्लियर रोड मैप लेकर के जो कि शासनादेश से आच्छादित हो और उसके द्वारा आपको बल, सहयोग और समर्थन और शक्ति मिले। ठीक। रमेश जी, दो सवाल है। एक तो राहुल साहा कह रहे हैं कि क्या मैं अपने क्रेडिट कार्ड की ड्यू पेमेंट भी 3 महीने बाद कर सकता हूं, और दूसरा सवाल ये है कि 3 महीने के लिए अगर डेफर्ड पेमेंट है तो क्या बैंक उस पर इंटरेस्ट लेंगे? देखिए, पहला प्रश्न क्रेडिट कार्ड का है, तो जो भी इंस्टॉलमेंट अभी 1 मार्च के बाद से ड्यू हो रही थी उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के हिसाब से उसको 3 महीने डिफर करना है। अब वो चूंकि बैंकों के अधिकार में आता है, वे किस तरह से करते हैं इस पे मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। और दूसरा जो उनका प्रश्न था वो भी यही है कि 3 महीने जो इंटरेस्ट लगता रहेगा, सिर्फ ये कि अभी उनको सर्विसिंग नहीं करना है, लेकिन जैसे 3 महीने पूरे हो गए तो सारे के सारे इंटरेस्ट जो है 3 महीने के एक साथ में भरने पड़ेंगे उन्हें। जी, डॉक्टर पीयूष रंजन, जल्दी सवाल आ रहे हो, मैं इसीलिए क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए सवाल है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवाल है। ऋषिकेश ओसवाल ये पूछ रहे हैं क्या घर को फिनाइल से सैनिटाइज किया जा सकता है? अगर संक्षेप में आप बता पाए। जी, फिनाइल हो, लाइजोल हो, कोई भी अल्कोहल वेस्ट जो वॉशिंग जो चीज है, उन सबों में से किसी का भी आप उपयोग करके आप उसको सैनिटाइज नहीं बल्कि उसे आप साफ कर लें। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से होता है, वो अस्पताल या हॉस्पिटल रिलेटेड जो सेटअप है उसके लिए ये रिकमेंडेड है। ठीक, हमारे दर्शक हैं ललित तिवारी, वो ये कह रहे हैं कि आप पोस्ट ऑफिस अपने पीपीएफ खाता धारकों के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च में छूट देगा। और साथ ही गौरव भारद्वाज का सवाल, यही सवाल हमें कई लोग भेज रहे हैं कि बिना राशन कार्ड पेट कैसे पालें। उत्तर प्रदेश, बिहार या दूसरे राज्यों के रहने वाले दिल्ली में राशन कार्ड कहां से लेकर आएंगे? प्रेम शुक्ला जी, राशन कार्ड वाला सवाल का जवाब आप दीजिए सर। और पहले सवाल का, जो इससे पहले मैंने सवाल उठाया था, क्या पोस्ट ऑफिस अपने पीपीएफ खाता धारकों के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च में छूट देगा, वो मैं रमेश जी से पूछ लूंगी। पहले आप ये राशन कार्ड से जुड़ा जो सवाल है सर, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, अधिकांश लोगों के पास राशन कार्ड वैसे हो, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है कृपा करके स्थानीय हेल्पलाइन का सदुपयोग करें, क्योंकि हर राज्य ने अपनी हेल्पलाइन जारी की है कि जो लोग इस तरह से भुखमरी के शिकार होने की स्थिति में है वो हेल्पलाइन नंबर पर कृपया संपर्क करें। रमेश जी, जो उससे पहले वाला सवाल था, जो पोस्ट ऑफिस से जुड़ा सवाल था, अगर आप जवाब दे पाए। पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ के बारे में भी बोल नहीं पाऊंगा कि पोस्ट ऑफिस बैंकिंग के क्षेत्र में नहीं आता है, मैं इसमें बोलना भी उचित नहीं होगा। ठीक, डॉक्टर संदीप के मुकाबले क्या इम्यूनिटी के लिहाज से महिला और पुरुषों की इम्यूनिटी का फर्क है कोरोना वायरस के थ्रेट को लेकर? और दूसरा, जो लोग धूम्रपान करते हैं क्या वो ज्यादा वल्नरेबल है? देखिए, जेंडर रेशियो जो है मतलब मेल फीमेल की इन टर्म्स ऑफ कोविड इन्फेक्शन, ये स्टैटिस्टिकल फिगर है। वेदर इसकी कोई रेलेवेंस है कि नहीं मेडिकली, वो मैं नहीं कह पाऊंगा। ज्यादा केसेस हुए हैं और मेल्स में एज कंपेयर टू फीमेल्स ज्यादा डेथ्स हुई हैं। क्या ये इम्यूनिटी की वजह से फर्क है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट ये एक स्टैटिस्टिकल फिगर है जो आपको मैं दे रहा हूं। दूसरा सवाल क्या था आपका? ज्यादा वल्नरेबल है एक नॉर्मल या किसी ऐसे पर्सन के बनिस्बत जो कि स्मोक नहीं करता? हाँ जी, बिल्कुल, स्मोकर्स ज्यादा रिस्क में हैं, चाहे आपको लंग
ये सबको ज्यादा रिस्क होता है, डिजीज ज्यादा सीरियस हो सकती है, डेथ रेट भी इन केसेस में ज्यादा देखा गया है। ठीक, तो हमें लगातार हमारे दर्शकों से सवाल मिल रहे हैं। आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं किस तरह के सवाल हमारे अनाज और पेंशन आदि सुविधाएं देने की, ये बांटी कैसे जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगी, क्योंकि अगर आप ये अकाउंट में डालेंगे तो बैंक्स में भीड़ लग जाएगी, राशन की दुकानों पर भीड़ लगेगी। साथ ही हमारे दर्शक हैं देवव्रत, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उन्हें अपना फेस कवर कर लेना चाहिए मास्क से, कपड़े से, ताकि ये वायरस फैलने ना पाए। उसके अलावा पुष्प का सवाल ये है कि मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर 3 महीने स्कूल बंद है तो बच्चों की फीस भी क्या माफ कर दी जाएगी? वही सवाल, लोगों के बच्चों की फीस से जुड़े सवाल, अपनी स्वास्थ्य से जुड़े सवाल। देखिए गजेंद्र सिंह कह रहे हैं मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, मैंने अपने कमर्शियल कार को फाइनेंस कराया था प्राइवेट फाइनेंसिंग कंपनी द्वारा, क्या मुझे मेरी EMI में किसी तरह का रिलीफ मिलेगा? उसके अलावा अंकित शर्मा, उनका सवाल भी, वो ये कह रहे हैं कि RBI ने पोस्टपोनमेंट की बात की है EMI पेमेंट की 3 महीने के लिए, क्या ये लोन्स पर भी लागू होगी, क्या ये क्रेडिट कार्ड बिल्स पर भी लागू होगी? ये वो तमाम सवाल है। रमेश जी, अगर आप जवाब दे पाएं, क्योंकि लास्ट के जो 2 सवाल थे, एक तो उन्होंने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का जिक्र किया, मुझे लगता है आपने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे दर्शकों के ये सवाल हैं, उन्हें अपने नाम के साथ शायद ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं आपके जवाब से, तो एक तो वो जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से जुड़ा हुआ सवाल था, और दूसरा जो सवाल। जी देखिए, ऐसा है कि प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज के लिए वो अपनी पॉलिसी डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि वो उन्हें प्राइवेट फाइनेंस लिया हुआ उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश नहीं है। जो रजिस्टर्ड NBFC से प्राइवेट बैंक के PO सबके लिए लागू है ये। तो ये तो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी जिनसे लिया उस पर निर्भर करता है कि वे उनसे छूट दे। और आपका दूसरा प्रश्न भी यही है कि दूसरा प्रश्न बता पाएंगे मुझे क्या था? क्या सवाल कर रहे हैं वो मैं आपको सुनवा देती हूँ। मैं एडवोकेट अमन अग्रवाल, मेरा सवाल ये है कि गाजियाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा किराने तक की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करा दिया गया है। केवल 2 से 3 घंटे की छूट दी गई है। उससे बाजार में उन 2-3 घंटों में भीड़ लगने की आशंका बढ़ सकती है एवं जो व्यापारी अपनी जान पर खेलकर किराने का सामान समाज के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, प्रशासन द्वारा उनके लिए क्या इंतजाम है? ठीक है रमेश जी, आप दूसरा सवाल पूछ रहे थे सर, क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट से जुड़ा हुआ था, क्या वो भी जो 3 महीने की बात की जा रही है उस पर?